आज मुंबई के एक चोल के एक छोटे से कमरे में काफ़ी भागा-दौड़ी चल रही है। इस छोटे से कमरे में 5 सदस्यों का एक परिवार रहता है। मीता, उसके चाचा-चाची, उनके 2 बच्चे शोभित और ज्योत्सना। शोभित 11वीं कक्षा में है और ज्योत्सना 9वीं कक्षा में। मीता हमारी कहानी की नायिका है, सादगी से भरी अप्सरा। मीता की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई और जब वो 10 वर्ष की हुई तो एक दुर्घटना में पिताजी भी चल बसे। चाचा चाची ने पाल पोस के लायक बनाया और इसका एहसान जताने से चाची कभी पीछे नहीं हटी। चाचा अपने बड़े भाई की बेटी को चाहते तो बहुत थे, पर चाची के सामने जता नहीं सकते थे। ये था मीता का परिवार और इस सब के बावजूद मीता अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। आज के दिन मीता के घर में भागा दौड़ी की वजह उसका जॉब इंटरव्यू है। अगर आज इस जॉब इंटरव्यू में मीता पास हो गई तो चाची अपने 11 वर्ष के एहसान को कैश करवा सकती थी। इसी कारण से आज चाची भी काफ़ी प्रेम बरसा रही थी मीता पर। ठीक से इंटरव्यू देना, कोई कसर न रहे, थोड़ी बन-सवर ले, देख किसी भी कीमत पर जॉब तुझे मिलनी ही चाहिए। मुंबई जैसे शहर में 5 लोगों का परिवार चलाना कितना मुश्किल है, मुझसे पूछ। तेरे चाचा की औकात ही क्या है, फैक्ट्री में लगे हैं 20,000 की तनख्वाह और हज़ारों खर्च। बस किसी तरह तेरी जॉब लग जाए, 10-15 हज़ार का भी चलेगा। कुछ गलती मत करना। चाची ने 1000 नसीहत के बाद एक चम्मच दही शक्कर भी ये कहकर खिलाया कि आजकल तो दूध और शक्कर भी कितने महंगे हो गए हैं। गुलाबी रंग के सलवार कमीज में सादगी लपेटे मीता बप्पा को प्रणाम कर इंटरव्यू के लिए घर से निकलकर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। उसके अधखुले बाल उसके खूबसूरत से चेहरे के साथ बदमाशियां कर रहे थे। हाथों में अपनी योग्यता की काली फाइल के साथ बस का इंतजार करते हुए वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी, कहीं ये बस मुझे लेट ना करा दे। ये नौकरी अगर मुझे ना मिली तो चाची तो मुझे नहीं नहीं, ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। तभी एक काले रंग की BMW हाई स्पीड से आई और सड़क के किनारे का कीचड़ छपाक। पूरी तरह से वो कीचड़ मीता के ऊपर और मीता कीचड़ से सन गई। ओह हेलो, तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, देख के नहीं चला सकते गाड़ी? मीता ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा। गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुकी और फिर पीछे हुई और मीता के सामने आकर खड़ी हो गई। मीता भी बस स्टॉप से उतरकर नीचे आई और फिर ड्राइवर के पास वाली खिड़की के पास आकर गाड़ी का शीशा नीचे करने को कहा। तुम देखकर गाड़ी नहीं चला सकते, अंधे हो क्या? मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। मीता लगभग ड्राइवर पर गुस्से से चीख पड़ी। ड्राइवर सर झुकाकर सब सुन रहा था। तभी गाड़ी की पिछली सीट की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और एक हाथ बाहर आया। ये लो 2000 और अब ये नाटक बंद करो, शायद इतने में तुम्हारे लिए इससे अच्छी ड्रेस आ जाए। ये सुनकर मीता का खून खोल गया और वो गुस्से से पिछली खिड़की के पास गई। एक बेहद ही खूबसूरत इंसान जो कि सिर्फ चेहरे से ही खूबसूरत था, अपनी आंखों पर घमंड का काला चश्मा चढ़ाए पानी हो चुके खून के कारण सफ़ेद हाथों में 2000 का नोट थामे था। मीता ने उसके हाथ से 2000 का नोट लिया और उसके ही मुंह पर मार दिया। अपने पैसे का धौंस अपने पास रखो। उसकी इस हरकत से वो इंसान पूरी तरह से बौखला गया। यू वो बोल ही रहा था कि मीता ने घड़ी देखी, 9 बज चुके थे। 10:15 बजे से उसका इंटरव्यू था, इससे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो जल्दी से मुड़ी और सड़क के इधर उधर देखने के बाद सड़क के किनारे लगे पेयजल नल के पास गई और अपना चेहरा धोया। कार में पिछली सीट पर बैठा आदमी कीचड़ हटने के बाद उस चेहरे को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसकी तंद्रा तब टूटती है जब ड्राइवर कहता है, सर चलूं? और वो जवाब में बस सर हिला पाता है। किसी तरह कपड़े साफ़ करने के बाद, जो कि अभी भी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुए हैं, नीता बस पर चढ़ती है। आज तो दिन ही ख़राब हो गया। पता नहीं इतने गंदे कपड़े में मुझे देख इंटरव्यू लेने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बप्पा प्लीज़ आज बचा ले, किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए कि ये नौकरी मुझे मिल जाए। वो मन ही मन सोचते हुए बप्पा को प्रणाम करती है। ओबराय ग्रुप्स, जहां आज मीता का इंटरव्यू था, काफ़ी बड़ा ऑफिस था। एक्सक्यूज़ मी जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मीता ने रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने पहले ऊपर से नीचे तक मीता को अजीब नज़रों से देखा और कहा, ओके प्लीज़ सबमिट योर रिज्यूमे एंड सिट हियर। जब आपका नंबर आएगा तब आपको बुला लिया जाएगा। मीता ने हाँ में सिर हिलाया और अपना रिज्यूमे जमा कर वो रिसेप्शन में लगे सोफे पर जा बैठी। वो अपने बुरे हाल को देख खुद शर्मिंदा थी। करीब 1.5-2 घंटे बाद मीता का नंबर आया। मिस मीता देशमुख, इट्स योर टर्न नाउ, यू कैन गो इनसाइड। मीता इंटरव्यू रूम में जाती है। मैं आई कम इन? मीता अंदर जाने के पहले पूछती है। यस यू में, अंदर से आवाज़ आती है।
मीता अंदर जाती है। अंदर 4 लोग हैं जो कि मीता का इंटरव्यू लेंगे, जिनमें 3 आदमी और एक औरत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मीता धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है। गुड मॉर्निंग मिस देशमुख, प्लीज़ सिट। इंटरव्यू लेने वाली वो लेडी जवाब में मुस्कुराते हुए बोलती है। कुछ सवाल होते हैं और मीता उसके बेहतरीन जवाब देती है। मिस मीता, आप बाहर इंतज़ार करें, रिजल्ट कुछ देर में आपको बता दिया जाएगा। मीता बाहर रिसेप्शन पर आती है और बाहर लगे सोफे पर बैठ जाती है, जहां और भी प्रतियोगी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी मीता की नज़र कॉरिडोर से आते एक इंसान पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी भवें तन जाती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो उसकी ओर बढ़ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? ईगो हर्ट हो गया? एक आम लड़की ने एक लग्जरी गाड़ी में बैठे लड़के के मुंह पर पैसा मार दिया। देखो, शुरुआत तुमने की थी, तुम्हारे ड्राइवर ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, और वैसे भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। तुमने ही मुझे एटीट्यूड दिखाया था। मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी, और तुमने भी तो अपने पैसे का रौब दिखाया था, इसलिए मैंने भी गुस्से में रिएक्शन कर दिया। बात ख़त्म, अब मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से, मीता ने एक सांस में कह डाला। गुड मॉर्निंग सीईओ सर, तभी बगल से गुजर रहे एक स्टाफ ने उस इंसान से कहा और चला गया। सीईओ? तभी उस इंसान ने अपना चश्मा उतारा और उसे घूर के देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मीता उसके पीछे भागी, पर वो तेज़ कदमों से उसी कमरे में चला गया जहाँ उसने अभी अभी इंटरव्यू दिया था। वो हड़बड़ा कर रिसेप्शन पर गई। एक्सक्यूज़ मी, वो जो अभी यहाँ से गए हैं वो कौन हैं? मीता ने हिचकते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। वो तो हमारे सीईओ हैं, मिस्टर मंथन ओबराय। मंथन ओबराय, आप तो समझ ही गए होंगे कि ये अकड़ू और खड़ूस इंसान हमारी कहानी का नायक है। मंथन ओबराय। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मीता को ज़ोरदार झटका लगा। अब तो मेरी नौकरी पक्का गई। क्या ज़रूरत थी मुझे रास्ते चलते किसी से पंगा लेने की? मेरा तो दिन ही ख़राब है। मैं चाची से क्या कहूँगी? अब क्या करूँ? अब तो रिज़ल्ट के लिए मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपना रिज़ल्ट पता चल ही गया। ये सब सोचकर मीता ने अपना सिर पीट लिया। थोड़ी देर बाद, आप लोग हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी काफ़ी बेहतर हैं, पर हमारे यहाँ सीट की लिमिटेशन है, इसलिए हम आप सभी का चुनाव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें काफ़ी खेद है। हमारे यहाँ कुल 52 इंटरव्यू हुए, पर हमारे यहाँ केवल 9 सीट हैं। तो अभी मैं जिन जिन का नाम लूँगा वो रुकेंगे, बाकी के लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मिस्टर राजीव शुक्ला, मिस सोनिका दीक्षित, मिस रूबल अंसारी, मिस्टर सिद्धार्थ दास, मिस जाह्नवी मल्होत्रा, मिसेस कुसुम महदेले, मिस्टर मयंक त्रिपाठी, मिस्टर गौरव खंडेलवाल, मिस प्रिया दत्त और मिस मीता देशमुख। हमारे यहाँ 9 सीट थी, पर मैंने 10 नाम लिए। इसमें मिस मीता देशमुख आपको वेटिंग में रखा गया है। बाकी लीव फॉर द डे, और जिनका नाम लिया गया है वो कुछ देर बैठेंगे। कंपनी के एक एम्प्लॉय ने यह अनाउंस किया। मीता पहले तो अपना नाम सुनकर खुश हुई, पर फिर अपने वेटिंग में होने की बात उसे समझ नहीं आई। वो दौड़कर उस आदमी के पीछे गई। एक्सक्यूज़ मी, मुझे वेटिंग में रखा गया है, इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। सीट तो 9 ही हैं। तो फिर? मीता ने अनाउंस करने वाले एम्प्लॉय से पूछा। मतलब आपका इंटरव्यू एक बार फिर से होगा, और ये इंटरव्यू पर्सनल सेक्रेटरी के लिए होगा, जो कि खुद सीईओ लेंगे, उसने मीता को बताया। जिसे सुनकर मीता ने एक बार फिर अपना सर पीट लिया। अब तो वो मुझसे पक्का बदला लेगा। 3 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद मीता को एक बार फिर से इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। इस बार अंदर मंथन ओबराय अपनी कुर्सी पर बैठा था, और एक सीनियर एम्प्लॉय उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे उसे एक फ़ाइल दिखा रहे थे। मैं आई कम इन? मीता ने झिझकते हुए पूछा। यस मिस देशमुख, कम इन। मंथन ओबराय ने फाइल में अपनी नज़र गड़ाते हुए कहा। वो आकर उसके आगे खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर, वंडरफुल मॉर्निंग मिस देशमुख, हैव ए सीट। मंथन ने एक उड़ती हुई नज़र उस पर डालते हुए कहा। मीता को लगने लगा था कि उसका ये इंटरव्यू तो आसान तो नहीं होने वाला है। वो चुपचाप उसके सामने की कुर्सी खींचकर बैठ गई। करीब आधे घंटे वो फाइल देखने और उस पर डिस्कशन करने के बाद मंथन ने उस एम्प्लॉय को बाहर भेज दिया। फिर वो अपनी घड़ी देखते हुए मीता से मुखातिब हुआ। सॉरी मिस देशमुख, आपको काफ़ी लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ा। मीता, कोई बात नहीं, उसने मीता की बात काटते हुए कहा। बट आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। एक्चुअली इट्स लंच टाइम, और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो कैन यू प्लीज़ लीव फॉर ए व्हील? आप कमरे से बाहर इंतज़ार कीजिए। आफ्टर लंच आई विल कॉल यू। मीता, पर मंथन, कोई परेशानी है?
ये पूछकर बिना उसका जवाब जाने वो इंटरकॉम से अपने लिए लंच का ऑर्डर करने लगता है। मीता नाम में सिर हिलाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वो उसी कमरे के बाहर लगे सोफे पर बैठ जाती है। मुझे पता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। अगर चाची का डर नहीं होता ना तो कब की इस जॉब को लात मारकर चली जाती। ये सोचते सोचते लंच ओवर ख़त्म हो जाता है। उसे काफ़ी प्यास लग रही होती है, भूख भी लगी है, पर क्या करूं? वो सोफ़े से उठती है और ऑफिस में लगे वाटर कैन से पहले पानी पीती है, फिर सोफ़े पर आकर बैठ जाती है। मंथन अपने कमरे से सब देख रहा होता है। जैसे ही वो सोफ़े से उठती है, मंथन अपने एक स्टाफ से आज की ज्वाइनिंग की सारी फाइल लाने को कहता है। सारी फाइल चेक करने में उसे 1 घंटा लग जाता है। मीता अभी भी बाहर इंतज़ार कर रही होती है। लगभग 5 बजे मंथन उसे अंदर बुलाता है। अरे मिस देशमुख, आप गई नहीं? मुझे तो लगा आप चली गई हैं। मंथन एक तीखी मुस्कान लिए उससे पूछता है। उसकी इस बात से मीता को लगता है कि उसकी बेइज्जती की जा रही है और उसकी आंख भर आती है। अरे मिस देशमुख, आप तो बुरा मान गई। मैंने तय समय पर आपको लंच के बाद बुलवाया था, पर आप बाहर ही नहीं थी, तो मुझे लगा आप चली गई। खैर, जब आप हैं ही तो इंटरव्यू कर लेते हैं। तो मिस देशमुख, आपको पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब के लिए रिजर्व में रखा गया है, ये तो आपको पता ही होगा। जी, मीता ने संक्षिप्त जवाब दिया। तो आपको बॉस के टाइम के हिसाब से चलना होगा। आउट ऑफ टाउन भी मीटिंग्स होते हैं, लेट नाइट भी मीटिंग्स होती हैं। आप कर तो पाएंगी ना? टाइम का रोना तो नहीं रोने लग जाएंगी? मंथन ने उससे सवाल किया। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं मिस देशमुख, मुझे सियोरिटी चाहिए। मंथन ने उसकी बात को काटते हुए कहा। सोच लीजिए, या फिर जब आपके बॉस आपको काम के लिए कहें तो आप लड़की होने का विक्टिम कार्ड खेलें और अपने गरीब होने की दुहाई दें और बॉस को ही गलत साबित कर दें। क्यों मिस देशमुख? मीता चुप थी। अचानक वो उठी और उसने कहना शुरू किया। मिस्टर मंथन ओबराय, मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी छोटी है, जो सुबह अनजाने में ही हुई एक छोटी सी लड़ाई को इतना तूल दे रहे हैं। उस छोटी सी लड़ाई का बदला आप ऐसे ले रहे हैं जिसमें कि मेरी गलती भी नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट अटेंशन। आप मुझे सीधे सीधे भी डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, पर नहीं। आपको तो सुबह हुई आपकी बेइज्जती का बदला लेना है। गुड बाय। वो उठी और अपनी फाइल लेती हुई बाहर निकल गई। मंथन बस उसे देखता ही रह गया। बाहर निकलकर उसने देखा अंधेरा हो चुका था। वो बाहर ऑटो का वेट करने लगी। समझता क्या है खुद को, बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी, इतना एटीट्यूड। तभी ऑटो आई, उस पर बैठकर वो घर की ओर निकल गई। पूरे रास्ते वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए मंथन पर भड़ास निकालती रही। ऑटो उसके घर की गली के पास जाकर रुका। जब वो अपनी गली में अकेले चल रही थी तब उसने अपनी चाची का ख्याल आया। ओ, अब चाची से क्या कहूँगी? वो तो दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। क्या ज़रूरत थी उस मंथन से बहस करने की? गुस्सा कंट्रोल कर लेती, अब भुगतना मीता। तू भी ना। वो अपने ही हाथों से अपने सर पर एक हल्के से चपत लगाती है और उसके कदम धीमे हो जाते हैं, जैसे वो घर पहुंचना ही नहीं चाहती हो। मीता आहिस्ते आहिस्ते घर पहुंच गई। वो दरवाज़ा खटखटाती इससे पहले चाची ने दरवाज़ा खोल दिया। अरे मीता, तू आ गई? कितनी देर से तेरा रास्ता देख रही थी। नौकरी मिली ना? चाची ने दरवाजे पर ही मीता से पूछ लिया। अरे ओ भाग्यवान, पहले बच्ची को घर के अंदर तो आने दे, दरवाजे पर ही सब पूछेगी क्या? बच्ची सुबह की गई, अब आई एक, थक गई होगी, पहले उसे फ्रेश तो हो जाने दे, तब पूछ लेना। चाचा ने चाची के उतावलेपन को देखते हुए कहा। चाचा की बात सुन चाची दरवाजे से साइड हुई तो मीता घर के अंदर आई। फ्रेश होते हुए वो आज पूरे दिन और चाची के सवालों के बारे में सोच रही थी। बाहर कमरे में आकर वो चाचा के पास बैठ गई। चाची चाय बना लाई। उसने मीता को चाय देते हुए पूछा, अब बोल, नौकरी मिली? चाची, वो आज उन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं बताया, वो बोले कॉल करके बताएंगे। वो कैंडिडेट बहुत थे ना चाचा, तो उन्होंने थोड़ा समय लिया है। मीता की हिम्मत नहीं उन्हें सच बताने की। चल ये तो बता, तेरा इंटरव्यू ठीक गया था ना? चाची ने सवाल किया। जी, मीता मुश्किल से बोल पाई। बेटा तू चिंता मत कर, ये नौकरी अगर ना भी मिले तो अगली बार कोशिश करना। चाचा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो वो बस मुस्कुरा दी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी नौकरी? आप तो सिर्फ मनहूस वाली बातें करते हो, चाची ने तुनक कर जवाब दिया। चाची की बात सुनकर अब मीता को डर लगने लगा था। वो चाची से क्या कहेगी? वो काफ़ी परेशान थी। अगली सुबह फिर से जॉब के लिए अखबार में घेरा लगाते देख चाची बोली, तुझे तो जॉब मिल ही जाएगी ना, फिर ये और घेरा क्यों लगा रही है? बस दूसरा ऑप्शन भी देख रही हूँ चाची, कहीं उससे बेहतर कुछ मिल जाए। मीता ने जवाब दिया। फिर ठीक है, देख ले कुछ ऑप्शन, चाची ने कहा और अपने काम में लग गई।
2 दिन बाद मीता फिर एक इंटरव्यू देने जा रही थी। ये जगह उसके घर से काफ़ी दूर थी। जाने आने में ही मीता के 3-4 घंटे बर्बाद हो जाते। ऊपर से 2 जगह बस बदलनी पड़ती। पर क्या करती, उसे तो जल्दी से कोई जॉब लेनी थी। पहली बस से उतरकर वो दूसरी बस का इंतज़ार कर रही थी कि सामने एक कार ने एक बूढ़ी महिला को टक्कर मार दी। उस महिला के साथ बस एक छोटी बच्ची थी जो काफ़ी रो रही थी। लोग एक्सीडेंट वाली जगह की ओर भागे पर किसी ने उस बच्ची को नहीं उठाया, ना ही उस वृद्ध महिला को। सब बस तमाशा देख रहे थे। मीता भी उस ओर गई। उसने देखा उस बूढ़ी महिला के सर में चोट लगी थी और उसके सर से खून बह रहा था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसने जल्दी से एक ऑटो रोका और उसमें उस ऑटो वाले की मदद से उस औरत और बच्ची को बैठाकर पास के संजीवनी हॉस्पिटल की ओर चल दी। वहां जाकर मीता ने उस महिला का इलाज करवाया। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें होश आया। पाखी पाखी वो अपने साथ लाई उस बच्ची को खोज रही थी। उन्हें बेहोशी की हालत में भी उस नन्ही बच्ची की चिंता थी। यह जताता था कि वो उस बच्ची से कितना प्यार करती थी। उनकी बेहोशी की हालत में मीता ने उस बच्ची को संभाल रखा था। जब उन्हें होश आया तो मीता पाखी को उनके पास ले आई। तू ठीक तो है बच्चा, तुझे चोट तो नहीं आई? उन्होंने बच्ची की ओर देखते हुए पूछा। जवाब में बच्ची ने ना में सिर हिला दिया। आप? मीता की ओर उन्हें देखता पाकर नर्स ने उन्हें जवाब दिया। ये मिस मीता हैं। आपको सही समय पर यहाँ ले आई और जब आप बेहोश थी तो इन्होंने ही आपका और मेरा बहुत ख्याल रखा। पाखी ने आगे मीता का इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू बेटा, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं मिसेस कृष्णा हूँ और ये मेरी पोती पाखी है, उन्होंने मीता को देखते हुए कहा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है आंटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मीता ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा। एक मदद और कर दे बेटी, मेरे बेटे को फ़ोन करके बुलवा दे, मिसेज कृष्णा ने मीता से कहा। जी ज़रूर, नंबर बताइए। उसने अपने फ़ोन से उनके बताए गए नंबर पर कॉल की। दूसरी ओर से आवाज़ आई। हेलो। जी हेलो, क्या आप मिसेज कृष्णा के बेटे बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी संजीवनी हॉस्पिटल में है। जी, उनके साथ एक बच्ची भी है जिसका नाम पाखी है। क्या? कैसी है वो? कब हुआ एक्सीडेंट? पाखी पाखी ठीक तो है ना? माँ ठीक है, दूसरी ओर से लगभग चीखती हुई आवाज़ आई। सब ठीक है, ज़्यादा कोई सीरियस बात नहीं है, उन्हें होश भी आ गया है। आप जल्द आ जाएं प्लीज़, मीता ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा। मैं बस अभी आ रहा हूँ और फ़ोन कट गया। आंटी आपके बेटे आ रहे हैं, तब तक मैं यहीं हूँ। मीता वहीं पास लगी कुर्सी पर बैठ गई। मीता बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। क्या बात है बेटा, तुम्हें कहीं जाना है क्या? मिसेज कृष्णा ने मीता को बार बार घड़ी देखते हुए टोका। नहीं, वो आज मेरा इंटरव्यू था, अभी मुझे वहीं जाना था। ओह, तो तुम जाओ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिसेज कृष्णा ने कहा। नहीं नहीं आंटी, एक बार आपके बेटे आ जाएं, उनको और उनकी माँ और बेटी को सौंप दूँ, फिर मैं चली जाऊँगी। मीता ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है, मैं एक बार फिर कॉल कर लेती हूँ। वो फ़ोन लगाती है। हेलो, कहाँ तक पहुँचे आप? मैं बस पहुँच गया, हॉस्पिटल के गेट पर ही हूँ। ठीक है आंटी, आपके बेटे आ गए हैं, मैं चलती हूँ। आपके बेटे का नंबर मेरे पास है, मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ। यह कहकर मीता तेज़ी से बाहर निकल गई। मिसेज कृष्णा ने भी उसे पीछे से ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू कहा। बदले में वो जाते जाते बस मुस्कुरा दी। मीता के जाते ही मिसेज कृष्णा के कमरे में उनके बेटे की एंट्री हुई। माँ, आप ठीक तो है ना? और ये सब, पाकि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बच्चे? वह व्याकुलता से पूछ रहा था। सब ठीक है, उस बच्ची ने मुझे बचा लिया, तू टेंशन ना ले, कृष्णा जी ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। हाँ डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन ना लें। उस दीदी ने तो हमें बिल्कुल सेफ कर लिया। वो तो बिल्कुल सुपर गर्ल थी, दादी को तो अकेले ही ऑटो पर बिठा कर ले आई। मुझे भी बहुत प्यार किया, छोटी सी पाकी ने बड़े प्यार से उससे कहा और अपनी दोनों बाहें अपने पिता के गले में डाल दी। माँ, ऑटो से क्यों? हरीश कहाँ गया था? हरीश मिसेज कृष्णा का ड्राइवर है। अरे मैंने ही उसे पार्किंग में रहने को कहा था और पाकी को लेकर बस उसकी स्कूल के प्रोजेक्ट पेपर और क्रियोन लेने जा रही थी कि ये एक्सीडेंट हो गया। उसे तो पता भी नहीं चला होगा। तभी डॉक्टर वहाँ आ गए और कृष्णा जी को चेक किया। अब आप बिल्कुल ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ मैं लिख कर देता हूँ और आप डिस्चार्ज ले सकती हैं। डॉक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हैं? उसने डॉक्टर से पूछा। नहीं, सब ठीक है, बस ये एक्सीडेंट का शौक से बेहोश हो गई थी और थोड़ी बहुत चोट लगी है, कुछ मेजर नहीं है। वैसे आप कौन हैं? अभी तो शायद इनकी बेटी थी इनके साथ। डॉक्टर ने पूछा। मैं इनका बेटा हूँ, मंथन ओबरॉय। वो लड़की शायद इनकी हेल्प कर रही थी, बहुत भली बच्ची थी। मेरे इलाज में कोई दिक्कत ना हो इसलिए शायद खुद को अपनी बेटी बता गई।
कृष्णा जी ने कहा। ओ आइए मिस्टर ओबराय, आप कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, उसके बाद इनको डिस्चार्ज ले लीजिएगा, डॉक्टर ने कहा और फिर उसे बड़े गौर से देखने लगा। कोई बात है क्या डॉक्टर? मंथन ने डॉक्टर को अपनी ओर घूरते हुए देखकर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बात पूछनी थी आपसे कि क्या आप वही मंथन ओबराय हैं, ओबराय इंडस्ट्री के मालिक, द मंथन ओबराय? जी डॉक्टर, मंथन ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। और आप उनकी माँ कृष्णा ओबराय? जी। कृष्णा जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, हमारे अस्पताल में भी आपके ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू सर। कोई नहीं, चले फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, मंथन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सर, आप बैठिए, मैं पेपर्स यहीं भिजवाता हूँ। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। मंथन, वैसे पाकी कहाँ है तुम्हारी सुपर गर्ल? कृष्णा जी, उसे कुछ काम था तो वो अभी चली गई और थैंक यू तक नहीं कह पाया। उसने मेरी लाइफ लाइन्स जो बचाई थी। यह कहकर वो कृष्णा जी और पाकी दोनों को गले लगा लेता है। कृष्णा जी डिस्चार्ज होकर अपने घर चली आई। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। शाम को मंथन उन्हें देखने आया। दोनों माँ बेटा कुछ देर बातें करते रहे। तभी मंथन जाने को हुआ तो कृष्णा जी ने कहा, अरे मंथन सुन, तो तेरे पास उस लड़की का नंबर तो है ना जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था? ज़रा उसे फ़ोन तो लगा, उससे बात करनी है। जी माँ, नंबर है, वो फ़ोन लगाकर देते हुए कहता है। आप बात कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। यह कहकर मंथन कमरे से बाहर चला जाता है। इधर मीता घर वापस आ चुकी है। वो देखती है कि उसके मोबाइल पर किसी नंबर से कॉल आ रहा होता है। वो फ़ोन उठाती है। हेलो। हेलो बेटा, मैं कृष्णा बोल रही हूँ, वही जिसे सुबह तुमने बचाया था। मीता, जी आंटी, मैंने पहचान लिया आपको। मैं अभी आपको फ़ोन करने ही वाली थी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आराम ही कर रही थी। अच्छा, और पाकी कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, तुम बताओ, तुम्हारा जो आज इंटरव्यू था ना, क्या हुआ? तुम्हें जॉब तो मिल गई ना? आंटी, वो मुझे जॉब नहीं मिल पाई। कृष्णा जी, क्यों? मीता, वो मुझे काबिल नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है जो समय का पक्का नहीं हो सकता, वो किसी काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बस इसलिए। ओ, तो तुम्हें जॉब मेरे कारण नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी बेटा। इसमें आप क्यों सॉरी बोल रही हैं आंटी? आज नहीं तो कल मुझे जॉब मिल ही जाएगी। मीता से बात करने के बाद कृष्णा जी काफ़ी दुखी थी। वो फ़ोन हाथ में लिए यूं ही सोच में डूबी थी। तभी मंथन उनके पास आकर बैठ गया। माँ, आपकी बात हुई उससे? मंथन ने पूछा। कृष्णा जी ने मंथन को फ़ोन देते हुए कहा। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? कुछ कहा क्या उन्होंने? मंथन ने कृष्णा जी को परेशान देखकर पूछा। वो बेचारी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। मेरी एक्सीडेंट की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाई, तो कंपनी ने उसे यह कहकर जॉब नहीं दी कि वो पंक्चुअल नहीं है। बेचारी, आज मेरी वजह से उसे जॉब नहीं मिल पाई। कृष्णा जी ने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान ना हो, मिल जाएगी उसे जॉब। देखिए रुपेश खाना भी ले आया है, आप खाना खाइए, फिर आपको दवाई भी लेनी है, मंथन ने उन्हें समझाते हुए कहा। और मैं तेरे और पाकी के बगैर खा लूँ? कृष्णा जी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे नहीं माँ जी, पाकी बेबी को तो सुमन ने खिलाकर सुला भी दिया और हम तो आप और भैया दोनों को खाना यहीं ले आए हैं। रुपेश ने खाना प्लेट में लगाते हुए कहा। हाँ, जब तक तू और सुमन दोनों हैं मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी ने तो मुझे सारी चिंता से मुक्त कर रखा है। कृष्णा जी ने रुपेश की ओर देखते हुए कहा। सुमन और रुपेश कृष्णा जी के यहाँ काम करते हैं। रुपेश ने खाना लगा दिया और वो कमरे से बाहर चला गया। खाना खाने वक्त कृष्णा जी ने मंथन से पूछा। मंथन, वैसे तो मैं तेरे ऑफिस के काम में कभी दखल नहीं देती, पर आज एक बात बोलूँ? हाँ माँ, कहिए ना। आपको कुछ कहने से पहले पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या तेरे ऑफिस में कोई सीट खाली नहीं है? उस बच्ची को ज़रूरत है। वैसे तो मैं किसी के रिकमेंडेशन में किसी को जॉब नहीं देता, पर क्योंकि उस लड़की ने मेरी माँ की जान बचाई है और उसके लिए मेरी माँ परेशान है, बस इसीलिए आप उसे कल ऑफिस भेज दीजिएगा। मंथन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कृष्णा जी बच्चों की तरह खुश हो गई। उन्होंने तुरंत मंथन का फ़ोन लिया और मीता को फ़ोन लगा दिया। हेलो। हेलो बेटा। जी आंटी नमस्ते, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है बेटा, वो पाकी तेरे लिए बहुत ज़िद कर रही थी, तू कल मेरे घर आ सकती है? जी ठीक है, वो सोचते हुए कहती है। फिर ठीक है, मैं तुझे एड्रेस सेंड करती हूँ, और ये कहकर वो फ़ोन काट देती हैं। घर बुलाने की बात पर मंथन उनका चेहरा देख रहा होता है। क्या? मैंने उसे घर इसलिए बुलाया कि एक बार उससे मुलाकात भी हो जाएगी, और मैं उसे डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मेरे बेटे की ऑफिस में तुम्हारी जॉब लग जाएगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। और क्या? कृष्णा जी ने मंथन के बिना कहे सवाल का जवाब दे दिया।
सुबह मंथन जल्दी ही ऑफिस निकल गया। आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कृष्णा जी भी नाश्ता करके बाहर लॉन में बैठी पेपर पढ़ रही थी। पाखी पास ही अपने प्यारे से पप्पी जूडो के साथ खेल रही थी। तभी दरबान ने गेट खोला और मीता अंदर आई। उसे देखकर कृष्णा जी और पाखी दोनों के चेहरे पर मुस्कान खिली उठी। पाखी दौड़ते हुए मीता के पास गई और माय सुपर गर्ल कहकर मीता की गोद में चढ़ गई। फिर मीता पाखी को गोद में लेकर कृष्णा जी की तरफ आई। पाखी ने मीता को जूडो से भी इंट्रोड्यूस करवाया। पहली मीटिंग से ही जूडो भी मीता को पसंद करने लगा। मीता ने कृष्णा जी के पास आकर उन्हें नमस्ते किया। मीता बेटा आओ आओ बैठो ना। अब आप कैसी हैं आंटी? ठीक हूँ। फिर कृष्णा जी रुपेश को चाय के लिए आवाज़ देती हैं। रुपेश चाय नाश्ता ले आता है। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद कृष्णा जी मीता से कहती हैं, मीता मुझे बहुत दुख है कि मेरे एक्सीडेंट के कारण तुम्हें जॉब नहीं मिल पाई। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। कोई बात नहीं आंटी, जॉब का क्या है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। पर एक जॉब के कारण आपको सही समय पर इलाज न मिले, ये तो सही बात नहीं थी ना। कृष्णा जी ने थोड़ा हिचकते हुए मीता से कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मेरे बेटे की एक कंपनी है, तू एक बार उससे जाकर मिल ले। मैंने उससे तेरे बारे में बात की है, उसने खुद मुझे कहा कि तुझे भेज दूँ। वो तूने नहीं आंटी, मैंने आपकी मदद की इसलिए आप मुझे जॉब दिला रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। अगर आप मुझे ऐसे जॉब दिलवाएंगी तो मुझे लगेगा आप मुझे कीमत दे रही हैं मदद करने की, फिर मैं खुद की नज़रों में ही गिर जाऊंगी। इसलिए आप फिक्र ना करें, मुझे मेरी काबिलियत के आधार पर ही जॉब मिलनी चाहिए, है ना? वो कृष्णा जी के हाथों पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली। तभी वहाँ पाखी आ जाती है। मेरी सुपर गर्ल चलो ना, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। और वो ये कहते हुए मीता का हाथ खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है। अंदर जाकर मीता देखती है कि बहुत ही खूबसूरत डुप्लेक्स घर है, जिसे बेहद बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल का घर है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी महल में आ गई हो। एक एक चीज़ काफ़ी करीने से रखी गई है। घर के अंदर आते ही बड़ा सा हॉल है और हॉल के दोनों ओर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ऊपर लटकता बेशकीमती झूमर और ना जाने क्या क्या। वो ठीक से देख भी नहीं पाई क्योंकि पाखी उसे खींचते हुए सीधे अपने कमरे में ले गई। पाखी का कमरा भी काफ़ी बड़ा था, उतना जितना चोल में उसका पूरा घर था। जहाँ वो 5 सदस्यों वाला परिवार रहता था, उतने हिस्से में यह बच्ची अकेली रहती थी। उसका कमरा भी काफ़ी खूबसूरत था। उसमें प्यारी सी टॉय वाली बेड लगी थी। उससे मैचिंग वहाँ के सारे फर्नीचर थे। उसके खिलौने और सॉफ्ट टॉयज़ पूरे कमरे में सजे थे। कमरे की दीवारों पर तो जैसे किसी ने पूरा आसमान ही उतार दिया हो। वो कमरे को खोई हुई सी देख रही थी कि तभी उसका ध्यान पाखी ने तोड़ा। पाखी, ओ सुपर गर्ल, आपको मेरा कमरा पसंद आया? बहुत ज़्यादा। आपका कमरा आपकी तरह क्यूट है। मीता ने हल्के से पाखी की नाक पकड़ते हुए कहा। पर आप एक बात तो बताओ, आप मुझे सुपर गर्ल क्यों बुलाती हो? मेरा नाम तो मुझे पता है कि आपका नाम मीता है, पर आपने ही सिर्फ मेरी और मेरी दादी की मदद की और पूरी भीड़ में से किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए आप सुपर गर्ल हो और मैं आपको सुपर गर्ल ही बुलाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मीता भी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद कृष्णा जी भी वहाँ आ जाती हैं। थोड़ी देर वहीं कृष्णा जी और पाखी से बात करने के बाद मीता चली जाती है। थोड़ी देर बाद कृष्णा जी के मोबाइल पर फ़ोन आता है। वो देखती हैं कि मंथन उन्हें कॉल कर रहा है। हाँ मंथन बोल, कैसे फ़ोन किया? माँ, तेरी और पाकी की सुपर गर्ल आने वाली थी ऑफिस, अभी तक आई नहीं। वो ऑफिस में एक पोस्ट खाली है तो मैंने सोचा एक फॉर्मल इंटरव्यू लेकर उसे फाइनल कर दूँ। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने ऐसे जॉब लेने से इनकार कर दिया। उसे अपनी काबिलियत से जॉब लेनी है। बड़ी स्वाभिमानी बच्ची है। उसके लिए मेरे मन में और रेस्पेक्ट जाग गई है माँ। आपकी और पाकी की सुपर गर्ल सच में सुपर गर्ल है। चलो माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ, बहुत काम है। चल बाय बाय बेटा। उधर मीता कृष्णा जी के घर से निकलकर जब घर जा रही थी तब उसके मोबाइल पर चाचा जी का कॉल आया। मीता, जी चाचा जी। चाचा जी, मीता बेटे। चाचा जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा तेरी जॉब का कुछ हुआ? आज पहली बार चाचा जी ने जॉब के बारे में पूछा था। वो काफ़ी हताश लग रहे थे। बात क्या है चाचा जी, मैं अभी भी एक इंटरव्यू देने ही आई हूँ। उसने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चाचा जी से झूठ कहा। भगवान करे तुझे जॉब मिल जाए। बेटी, मेरी फैक्ट्री में अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई है। फैक्ट्री में ताला लग गया, अब हमारी सैलरी भी नहीं मिलेगी। वो रोने लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मुझे जॉब मिल जाएगी, भगवान हमारे साथ हैं। अच्छा भी रखती हूँ, अब मेरा नंबर आने वाला है, लौटने में लेट हो जाएगा। फ़ोन काट देती है। इसी सोच विचार और परेशानी में वो एक पार्क में जा बैठती है।
उसे इंटरव्यू दिए 5-6 दिन बीत चुके हैं और चाची की समझ में भी आ चुका है कि मीता जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। उनके ताने बढ़ते जा रहे हैं। इधर वो कृष्णा जी के ऑफर को ठुकराने के विषय में भी सोच रही थी। उसका ज़मीर मंजूर नहीं कर पा रहा था कि किसी की मदद कर उसका फ़ायदा उठाकर जॉब लेना सही नहीं था। वो अपने फैसले से तो खुश थी कि उसने अपने आत्मसम्मान को ताक पर नहीं रखा, पर अभी उसके घर के हालात सही नहीं थे। फिर अभी उसके चाचा की फैक्ट्री में भी हड़ताल। वो उस दिन की गलती के लिए खुद को कोसने लगती है जब उसने मंथन ओबराय से बहस कर ली। अगर वो बहस नहीं करती तो शायद उसे यह जॉब आज मिल जाती। यही सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसका दुख देखकर आज आसमान भी रो रहा था। मूसलाधार बारिश होने लगती है। शाम हो चुकी थी। अंधेरा छाने लगा था। बारिश अभी भी हो रही थी। मीता बारिश में अभी भी पार्क की एक बेंच पर बैठी भीग रही थी। तभी रेनकोट में एक गार्ड हाथ में डंडा लिए पार्क खाली करवाने आता है। ओ मैडम, बारिश का मज़ा अपने घर जा कर लो, पार्क बंद करने का समय हो गया है, चलो निकलो। गार्ड की आवाज़ सुनकर मीता उठती है और पैदल ही धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ाती है। उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसका घर यहाँ से दूर है। इसके लिए ही उसे बस या ऑटो लेना चाहिए। वो पैदल ही अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही है। इस बात से अनजान की सुनसान सड़क पर कुछ आवारा नशेड़ी उसका पीछा कर रहे हैं। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक बस स्टॉप पर रुकती है। तभी वो नशेड़ी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। पहले वो गंदे कमेंट करना शुरू करते हैं जिन्हें मीता अपनी बेख्याली में नहीं सुनती। अब वो बदतमीज़ी पर उतर जाते हैं। वे मीता के काफ़ी पास आकर खड़े हो जाते हैं। क्या जाने मन चलेगी अपने साथ, रात भर ऐश कराऊंगा, कहते हुए एक नशेड़ी उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये क्या बदतमीज़ी है, कहकर मीता अपना हाथ झटकती है। अरे स्वीट हार्ट, परेशान की होती हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम कोऑपरेट कर देना, दूसरा आदमी भद्दी हंसी हंसते हुए कहता है। मीता को अब समझ में आ चुका था कि वो कितनी बड़ी परेशानी में पड़ चुकी है। वो अगल बगल सड़क पर देखती है। दूर दूर तक कोई नहीं था। तेज बारिश के कारण पूरी सड़क पर सन्नाटा था। मीता को भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। मीता ने एक आदमी को काफ़ी ज़ोर से धक्का दिया और सड़क पर भागी। दोनों नशेड़ी उसके पीछे भागे। तभी एक नशेड़ी ने मीता का दुपट्टा पकड़ लिया। मीता ने अपना दुपट्टा उतार फेंका और सड़क पर जान लगाकर दौड़ लगा दी। वो दौड़ रही थी और उसके पीछे गुंडे पड़े थे। जब वो मेन रोड से गली की ओर मुड़ रही थी तब सामने से आती एक कार की रोशनी उस पर और गुंडों पर पड़ी। तो दोस्तों, क्या मीता ने मंथन से बहस करके और कृष्णा जी का ऑफर ठुकरा कर गलत किया या सही? और ऐसी सुनसान रात में उन गुंडों से मीता को बचाने आखिर कौन आया होगा?